This meeting is being recorded. Screen visible? Yes? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, किस टाइप का है ये? एसिड फास्ट। एसिड फास्ट बेसिलस, वेरी गुड। ठीक है, इससे जो होता है टीबी इन्फेक्शन या टीबी डिजीज होती है। ठीक है, तो टीबी इन्फेक्शन क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, और टीबी डिजीज होती है जब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तब। तो टीबी इन्फेक्शन क्या है? इज ए स्टेट, दोनों में फर्क याद रखना, टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज। TB infection is a state of persistent immune response to the stimulation by Mycobacterium tuberculosis antigens with no evidence of clinical manifestation. Means बैक्टीरिया अपनी बॉडी में चला जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बनते हैं, इम्यून सिस्टम भी बनता है, लेकिन कोई लक्षण तब तक नहीं आते। और जब तक सिम्टम्स नहीं आते, क्लिनिकल सिम्टम नहीं आते, तब तक हम उसे सिर्फ टीबी इन्फेक्शन कह सकते हैं, टीबी डिजीज नहीं कहते। इट इज ऑल्सो नॉन एज द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट टीबी। तो टीबी इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि टीबी के बैक्टीरिया हमारे सिस्टम में गए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गए हैं, किसी और सिस्टम में गए हैं, और उसको इम्यून सिस्टम में हमारा इम्यूनिटी वो रेस्पॉन्स भी करती है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बनते हैं, लेकिन अभी तक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तब तक सिम्टम नहीं आने देते। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तब तक उसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेटेंट टीबी क्या होता है। दूसरा, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है इज द डिजीज दैट अकर्स इन समवन इन्फेक्टेड विद द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट इज करेक्टेड बाय साइन और सिम्टम ऑफ टीबी डिजीज। जब सिम्टम आने लग गए, साइन सिम्टम आने लग गए, तब उसको क्या बोलेंगे? टीबी डिजीज। तब उसको, जब लक्षण आने लगे तब उसको टीबी डिजीज बोलेंगे। टीबी इज द फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ द ऑल डेथ्स इन इंडिया। भारत में जितनी भी डेथ्स होती है उसका पांचवा सबसे बड़ा कारण है टीबी। गॉट इट? टीबी पांचवा सबसे बड़ा कारण है। जितनी भारत में मृत्यु होती है उनमें पांचवा सबसे बड़ा कारण टीबी। टीबी जगह के आधार पर, किस जगह पे होती है ना, किस ऑर्गन को प्रभावित करती है, उसके आधार पर दो प्रकार की है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। About 80 to 85% of all TB patients with the pulmonary form of disease, 80 से 85% जो होती है वो पल्मोनरी टीबी होती है, मींस फेफड़ों पे असर करती है, लंग्स को प्रभावित करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ना, वो फेफड़ों के बाहर दूसरे किसी भी ऑर्गन में होती है, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हेयर और नेल। हेयर और नेल के अलावा किसी भी भाग में हो सकती है बॉडी के, वो इंटेस्टाइन में हो सकती है, बोन में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, मतलब कहीं भी हो सकती है, लेकिन हेयर और नेल में नहीं, इसको छोड़कर। यू गॉट इट ना? ट्यूबरक्लोसिस के दो टाइप, पल्मोनरी टीबी मींस फेफड़ों की, और फेफड़ों के बाहर कहीं भी तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है? यस, ओके। डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई? स्पुटम 4 भी होता ही है, आपको पता ही है। स्पुटम सैंपल लेते हैं, है ना, सुबह लेते हैं स्पुटम सैंपल, ठीक है, लेके उसका टेस्टिंग करते हैं कि उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है या नहीं। या मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट जिसमें 0.1 ml प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेट जो होता है वो इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, लगाकर 48 घंटे बाद में देखते हैं कि जो वहां पर जब आपने जो लगाया है इंजेक्शन, वहां पर कोई रेडनेस या स्वेलिंग या कुछ भी रिएक्शन कुछ है या नहीं। ठीक है ना? अगर रिएक्शन नहीं है, मींस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वहां पर टीबी पॉजिटिव नहीं है उसका, है ना। अगर वो 1 सेंटीमीटर क्या सॉरी मिलीमीटर था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक हो जाए, है ना, 10 mm तक अगर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो 10 mm तक अगर रिएक्शन होती है, लेस देन 10 है
तो वो डाउटफुल है। और अगर 10 mm से ज्यादा मीन्स 1 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर जहां आपने इंजेक्शन लगाया वहां पर रिएक्शन मिलती है तो इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, 48 घंटे बाद में चेक करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। एक और टेस्ट है सीबी नाट जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट नाट। उसमें भी जो सैंपल लेते हैं मीन्स जो स्पूटम सैंपल है उससे लेके टेस्ट करते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड का पता करते हैं, उससे एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, स्पूटम कल्चर होता है ना, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी उसके लिए, है ना, या ड्रग सेंसिटिव या ड्रग रेजिस्टेंट, ना, स्पूटम कल्चर एंड द ड्रग सेंसिटिविटी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, ये 2 बार ले लिया मैंने, सॉरी। ठीक है, स्पूटम कल्चर एंड द ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अगर कोई ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ना, मींस पहले ड्रग्स ली है या फिर उससे ड्रग्स उस पे काम नहीं कर रही है, इलाज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए स्पूटम का कल्चर और सेंसिटिविटी भी कराते हैं। तो ये टेस्ट हो गए कुछ, जिसमें से क्वेश्चन तो एक मॉन्टेक्स टेस्ट का बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का ट्रीटमेंट क्या। अच्छा एक चीज और उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि टीबी के साइन सिम्टम क्या होते हैं भाई, अब बताइए फटाफट। टीबी के लक्षण जल्दी बोलिए। कफिंग, यस सर। कितने से ज्यादा की, 2 वीक, 2 वीक से ज्यादा की। ठीक है, दूसरा वेट लॉस, वेट लॉस, है ना, 10% ज्यादा वेट लॉस होता है। तीसरा फीवर, फीवर, इवनिंग टाइम फीवर, स्वेटिंग होना, स्वेटिंग इवनिंग और नाइट टाइम में स्वेटिंग, पसीना, और हेमाप्टाइसिस, है ना, बल्कि के साथ क्या आता है, खून आता है। यस, हेमाप्टाइसिस होता है। होता है और सर। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, चेस्ट पेन होता है ना? तो ये लक्षण होते हैं टीबी के। ठीक है, चलो आपको पता है सारे। ट्रीटमेंट जो इसका है, द ट्रीटमेंट फॉर द टीबी बी इनिशिएटेड बाय एन एमबीबीएस और मेडिकल ऑफिसर, जिसका स्टार्ट करता है। तो टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो मैं टीबी का ट्रीटमेंट होता है इसमें जो होती है वो ड्रग होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है और दूसरी सेकंड लाइन ड्रग होती है। जो स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट होता है जो डॉट्स में जो दिया जा रहा है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। अगर उससे ठीक नहीं होता है या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, एमडीआर टीबी है या एक्सडीआर टीबी है, तो फिर उसमें सेकंड लाइन की ड्रग होती है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन की जो ड्रग है वो उसमें 4 ड्रग्स है आपकी। ठीक है, तो ये जो होता है एंटायर ट्रीटमेंट होता है वो 2 फेज में डिवाइडेड है टीबी का, जो डॉट्स में जो देते हैं। एक तो होता है इंटेंसिव फेज और एक होता है कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज होता है 2 महीने का और कंटिन्यूएशन फेज होता है 4 महीने का। याद रखना, इंटेंसिव फेज 2 महीने का, कंटिन्यूएशन फेज 4 महीने का। इंटेंसिव फेज है उसमें 4 दवाइयां, आइसोनियाजिड एच से देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, रिफाम्सिन आर से, फिर उसके बाद पायराजेनामाइड जेड से, इथाम्ब्यूटोल को ई से, हर्जी, है ना। ये 2 महीने तक देते हैं ये दवाई। फिर उसके बाद ये देने के बाद कंटिन्यूएशन फेज स्टार्ट होता है 2 महीने के बाद, उसमें आपके आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन और इथाम्ब्यूटोल हरी ओवर 4 मंथ्स, 4 महीने तक ये दवाई देते हैं, है ना। तो टोटल कितने महीने हो गए भाई, 6 महीने, 6 मंथ हो गया। ठीक है, तो जो पहली बार अगर टीबी डायग्नोस हुआ है, फ्रेश केस डायग्नोस हुआ है, तो उसमें जो दवाई देते हैं अपन वो 6 से 8 महीने की मेडिसिन दी जाती है फर्स्ट जब नया केस के अंदर। ठीक है, ड्रग डोज का कैलकुलेशन कैसे आता है, जो स्ट्रिप आता है उस स्ट्रिप में जो दवाइयां होती है उस टाइप से इंटेंसिव फेज में देते हैं, उसमें हर्जी देते हैं, मींस 4 दवाई देते हैं अपन। तो ये किस किस फॉर्म में होता है, आपके आइसोनियाजिड होता है वो 75 मिलीग्राम होता है। ठीक है, रिफाम्सिन 150 मिलीग्राम होता है और पायराजेनामाइड 400 मिलीग्राम होता है और जो इथाम्ब्यूटोल है तो 275 मिलीग्राम होता है। इसकी एक कंप्लीट एक टैबलेट बनी आती है साथ में मिलकर, ये वजन के अनुसार दी जाती है। अगर किसी का वजन है वो 25 से 39 किलो है तो उसके 2 टैबलेट देते हैं डेली, ये डेली दी जाएगी।
ठीक है। 40 से 54 किलो का 3 टेबलेट, 55 से 69 का है तो 4 टेबलेट, और 70 किलो से ज्यादा का 5 टेबलेट एक साथ दी जाती है। डेली ओडी डोज है ये। यू गॉट इट? ये डेली दी जाएगी, ये दवाइयां डेली दी जाएगी, वजन के अनुसार दी जाएगी। कितनी गोली लेनी है वो उसके वजन पर निर्भर करेगा। पहले 2 महीने जो इंटेंसिव फेज होता है उसमें चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। बाद में जो कंटिन्यूशन फेज होता है 4 महीने चलता है, उसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सी हट जाती है भाई उसमें? कौन सी हटती है? पायराजिनामाइड। कौन सी हट रही है बताइए? कंटिन्यूशन फेज में कौन सी नहीं है चारों में से? Pyrazinamide. पायराजिनामाइड नहीं है ना, ठीक है। Yes. फिर उसके बाद ये सेम वजन के अनुसार 2 3 4 5 याद रखना। 25 से 39 मतलब 15-15 किलो का है। देखो 25 से 39 तक, फिर 40 से 54 तक, फिर 55 से 69 मीन्स 15-15 किलो का फर्क है। देखिए फिर 70 से ऊपर है, ठीक है। और फिर वो 2 टेबलेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बच्चों में फिर इसकी डोज अलग होती है। ये एडल्ट की डोज है, एडल्ट टीबी की। बच्चों में फिर ये जो इसकी डोज है टेबलेट वाली वो अलग हो जाएगी, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी थी, अलग अलग प्रकार की थी। देखिए ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि जब ड्रग्स उस पर काम नहीं कर रही है, ड्रग की वजह से वो बीमारी है, वो जो बैक्टीरिया है इसके वो मर नहीं रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलेंगे। ड्रग रेजिस्टेंट में कौन कौन से प्रकार की? एक होती है मोनो रेजिस्टेंट। मोनो रेजिस्टेंट का मतलब होता है टीबी हुज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रेजिस्टेंट टू ओनली वन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। जो आपकी एटीटी है ना, एंटी टीबी ड्रग है ना, एटीटी जो है एंटी टीबी ड्रग है, वो जो एंटी टीबी वाली ड्रग की कोई भी एक दवाई, फर्स्ट लाइन में 4 दवाइयां कौन कौन सी बताओ? फर्स्ट लाइन की 4 दवाइयां जिसका कॉम्बिनेशन है Rifampicin, रिफामिसिन, isoniazid, आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल और पायराजिनामाइड, ठीक है। ये 4 कौन सी है? फर्स्ट लाइन की ड्रग है। अगर इनमें से किसी एक दवाई के प्रति अगर रेजिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं मोनो रेजिस्टेंस, और एक से ज्यादा के हैं तो वो पॉली ड्रग हो जाएगा। वैसे भी ये टीबी हुज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज रेजिस्टेंट टू द मोर देन वन फर्स्ट लाइन ड्रग, टीबी ड्रग, अदर देन बोथ आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन। आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन को छोड़कर शेष 2 जो रहेगी कौन सी? पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। अगर उन दोनों के प्रति रेजिस्टेंट है तो उसको बोलेंगे पॉलीड्रग रेजिस्टेंट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन को छोड़कर है तो पीछे 2 ही बचेगी। कौन कौन सी? आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन के बाद 2 कौन सी बचेगी? इथाम्बुटोल और पायराजिनामाइड। ठीक है, उनके खिलाफ है, दोनों के खिलाफ तो क्या बोलेंगे? पॉलीड्रग रेजिस्टेंट। किसी एक के खिलाफ था तो मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। फिर होता है मल्टी ड्रग। पॉली और मल्टी में आप कंफ्यूजन होंगे। पॉली में सिर्फ वो 2 ही दवाइयां थी, मल्टी में क्या है? ए टीबी पेशेंट हुज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज रेजिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजिड एंड रिफाम्सिन विद और विदाउट रेजिस्टेंट टू अदर फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन जो इसमें नहीं थी, पहले पॉली वाले में नहीं थी, इसमें इनके खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो जाता है। मींस ये भी काम नहीं करती, उस पर असर नहीं करेगी, ठीक है। वो दोनों और इसके अलावा फर्स्ट लाइन की दूसरी ड्रग भी साथ में शामिल होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मोनो में कोई एक थी, पॉली में इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड थी, मल्टी में आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन भी शामिल हो गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये तीनों? मोनो रेजिस्टेंट, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। यू गॉट ना? तीनों समझ में आई क्या? पहले आपको 4 नाम याद रखने हैं फर्स्ट लाइन ड्रग के। उन चारों में से कोई एक है, कोई दवाई असर नहीं करी है एक दवाई, तो उसको बोलते हैं मोनो रेजिस्टेंट। 2 जो कौन कौन सी? इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड अगर असर नहीं कर रही है तो पॉली ड्रग रेजिस्टेंट।
और अगर आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन भी काम नहीं कर रही है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो। नहीं सर। ओके, रिफाम्सिन रेजिस्टेंट। अगर कोई दवाई सिर्फ रिफाम्सिन के जो है वो रिफाम्सिन की रेजिस्टेंट है, कोई जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ रिफाम्सिन के प्रति रेजिस्टेंट है, मींस रिफाम्सिन उस पर असर नहीं कर रही, तो उसको बोलेंगे रिफाम्सिन रेजिस्टेंस, आरआर। फिर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट टीबी, जो सिर्फ किसमें केवल और केवल है ना, जो आइसोनियाजिड है उस पर असर नहीं कर रही, रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड ससेप्टिबिलिटी टू रिफाम्सिन, लेकिन रिफाम्सिन के प्रति क्या संवेदनशील है, तो उसको बोलते हैं आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट टीबी। और अगर फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन की दवाइयों पर भी काम नहीं करे, है ना, वो भी असर नहीं करे, तो वो बोलते हैं उसको एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सडीआर। An MDR TB patient whose biological specimen is additionally resistant to a fluoroquinol, means ये क्विनोलॉन जो ग्रुप है हमारा, ऑफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनकी तो ये सेकंड लाइन में ड्रग में आती है। एंड सेकंड लाइन इंजेक्टेबल टीबी ड्रग, केनामाइसिन, एमिकामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कोई भी फ्रॉम ए क्वालिटी एश्योर्ड लेबोरेटरी। ठीक है, अब जब चेक करेंगे लेबोरेटरी से चेक करेंगे तो एक तो जो आपकी फर्स्ट लाइन की ड्रग है वो कोई काम नहीं कर रही है उस पर, दूसरा सेकंड लाइन की जो क्विनोलॉन ग्रुप है टीबी में, जो सेकंड लाइन की ड्रग है वो आप याद रखिए, ऑफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारी क्विनोलॉन्स है। इसके अलावा आपके एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से आपके कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की है ये भी उस पर काम नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। एमडीआर और एक्सडीआर में फर्क पता है आपको? आई थिंक पता चल गया कि एमडीआर में फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है वो रेजिस्टेंट होती है, एक्सडीआर में सेकंड लाइन की दवाइयां भी काम नहीं करती है। ये दो फर्क जरूर याद रखना। एमडीआर में कौन सी लाइन की ड्रग होती है वो असर नहीं करती, फर्स्ट लाइन, और एक्सडीआर में फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन भी काम। इसके भी साइड इफेक्ट हैं, जिस तरह हमने वहां पर एमडीटी में बात की थी, लेप्रोसी में वॉमिटिंग, नोजिया, है ना, विद मेडिसिन के साथ वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है। ऑरेंज कलर यूरिन जो आपने कहा था रिफाम्सिन की वजह से होता है। स्किन पे रास, अर्टिकेरिया हो सकता है। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर्स, मींस विजन में डिफरेंस आ सकता है ना, विजन जो है कलर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी, ये इथाम्ब्यूटोल के कारण होता है। ठीक है ना, इथाम्ब्यूटोल के रेटिनोपैथी जो है उसकी वजह से रेटिनोपैथी होगी इथाम्ब्यूटोल की वजह से, जिसकी वजह से कलर डिफरेंशिएशन में मुश्किल आएगी। डिक्रीज्ड सेंसेशन एंड द बर्निंग ऑफ द सोल्स एंड पाम्स, है ना, हाथों पैरों में जलन होगी, सोल्स और पाम में आइसोनियाजिड की वजह से होती है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, याद रखना ये कौन कौन सी दवाइयों की वजह से होने वाले। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है। ठीक है, उससे पहले 1962 में प्रोग्राम चलाया गया था एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, सी का मीन क्या है? कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय निवारण क्षय नियंत्रण जो कार्यक्रम था वो 1962 में चलाया गया था एनटीसीपी के नाम से। फिर 1992 में इसी प्रोग्राम को रिवाइज किया और नाम रख दिया आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के भीतर 1997 में 1997 के अंदर डॉट्स थेरेपी स्टार्ट की, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी स्टार्ट की। इसमें फर्स्ट लाइन की ड्रग थी, है ना, इसकी 3 कैटेगरी हुआ करती थी। ठीक है, तो आजकल कैटेगरी वाले नहीं रही, आजकल तो क्या अभी मेरा जो है वो वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। इंक्लूडेड इन द आरएनटीसीपी में इसको शामिल किया गया। इसकी जो की फीचर था, इसकी जो खास बात ये थी कि पब्लिक पार्टनरशिप, साथ में लोगों का सहयोग लिया गया। तो डॉट्स है, ठीक है, वो डॉट्स जो है वो डॉट्स के, अब कौन दे सकता है डॉट्स? डॉट्स प्रोवाइडर कौन हो सकता है? डॉट्स प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, केवल घर के फैमिली मेंबर को छोड़कर, फैमिली मेंबर को छोड़कर डॉट्स प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है। पब्लिक की जो भागीदारी इसमें शामिल की गई, पब्लिक को साथ में लिया गया। डॉट्स प्रोवाइडर को इंसेंटिव भी मिलता है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पैसे भी मिलते हैं कुछ। और डॉट्स में ये था
कि जो दवाई देने वाला जो डॉट्स प्रोवाइडर है उसके सामने वो दवाई दी जाएगी, मीन्स पेशेंट उसके सामने दवाई लेगा, मीन्स एंश्योर करने के लिए कि वो दवाई हर हाल में ले। फिर उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन, टीबी को से मतलब भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, एनएसपीटी, नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 में बना। 2017 से 2025 तक ये प्लान चालू लागू रहेगा। इस प्लान का उद्देश्य क्या है? एलिमिनेट द टीबी फ्रॉम इंडिया टिल 2025। 2025 तक ये जो टीबी है उससे भारत को टीबी मुक्त करना इस प्लान का उद्देश्य है, नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक तो था कि डॉट्स का जो की फीचर क्या था, पब्लिक पार्टनरशिप था, ठीक है। दूसरा ये जो डॉट्स है वो ट्रीटमेंट की थेरेपी डॉट्स चल रही है, ये क्वेश्चन था ये आपका, इसका की फीचर पब्लिक पार्टनरशिप। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन कब बना? 2017 में। कब से कब तक? 17 से 25 तक। उद्देश्य क्या है इसका? भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना। इसके जो पिलर है कि ये किस बेस पे काम कर रहा है, तो इसके 4 मुख्य स्तंभ है, पिलर है। डीटीपीबी, केस को डिटेक्ट करो, उसका ट्रीटमेंट करो, आगे फैलने से रोको, प्रिवेंट करो, और उसकी हेल्थ को बिल्ड करो, स्वास्थ्य उसका बिल्ड करो। तो ये 4 इसके पिलर है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन है उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है, ठीक है, या कौन सी नहीं है। तो एक तो आपके ये दे देंगे डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड, और कोई और दे देंगे, 3-4 और बना के दे देंगे कोई। तो आपको याद रखना है कि अपन नॉर्मली जैसे याद रखना है कि केस सबसे पहले क्या करो, केस का पता करोगे, जब पता लग गया तो उसका ट्रीटमेंट करोगे, आगे फैलने से केस को मतलब जो बीमारी है और आगे फैलने से रोकोगे, और उस पेशेंट को जो आपने पता किया है, ट्रीटमेंट किया है, उसका हेल्थ स्टेटस को ठीक करोगे, बिल्ड करोगे वापस। एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पर आपने पढ़ा था निकुष्ट का पढ़ा था, ऐसे कैसे यहाँ एक है निक्षय पोषण योजना, ठीक है ना। टीबी के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है इसी, है ना, के भीतर, उसका नाम है निक्षय पोषण योजना, 2018 में शुरू किया। इस निक्षय पोषण योजना के तहत क्या मिलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द न्यूट्रिशन टू द पेशेंट ऑन एटीटी। जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो चल रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी जो चल रही है एटीटी, ठीक है, जो डॉट्स दिया जा रहा है, उस पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे हमने ऊपर अभी इसमें डीटीपीबी में बात की थी कि डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, और हेल्थ स्टेटस को बिल्ड करना है। हेल्थ स्टेटस को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण के लिए सरकार ने क्या बोला कि भाई हम उसके लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, है ना, कुछ वित्तीय सहायता देंगे। और वित्तीय सहायता के में इसमें कितना मिलता है उसको? इंसेंटिव ₹500 पर मंथ, जब तक वो एटीटी पे रहता है, मींस एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलता है, तब तक उसे हर महीने उस पेशेंट को ₹500 मिलते हैं। यू गॉट इट? निक्षय पोषण योजना कब शुरू हुई भाई? 2018 में। कितने रुपए मिलते हैं पेशेंट को? ₹500 पर मंथ। किस लिए मिलते हैं? न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, ठीक है। तो निक्षय पोषण योजना से क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया, जो अभी आरएनटीसी पे चल रहा था, इस प्रोग्राम का नाम बदला गया, और नाम क्या? एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया 2020 में। तो एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2020 में स्टार्ट किया गया। ये सारा इसके भीतर ये सब चल रहे हैं, निक्षय पोषण योजना इसके भीतर चल रही है, ये एलिमिनेशन का जो था प्लान था, है ना, एनएसपीटी, ये इसके भीतर चल रहा है। ये दोनों चीज इसके साथ चल रही है, डॉट्स है उसके साथ चल रहा है, ठीक है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, द गोल्स आर एज अंडर। इसके गोल क्या क्या रखे गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। क्या क्या गोल है? इस जो एलिमिनेशन प्रोग्राम बना है आपका एनटीईपी 2020 में, इसमें गोल ये रखे कि रिड्यूस द इंसिडेंस रेट ऑफ टीबी फ्रॉम दैट इज 2015 बाय 18%, कि जितने केस इंसिडेंस थी 2015 में थी उसकी 80% तक कम करनी है। मींस मान लिया कि 2015 में 100 केस थे तो 80% कम करने हैं, मींस अभी जो इंसिडेंस रेट है ना, वो 20% ही रह जानी चाहिए।
जितने 2015 में केस थे उसका 80% तक कम करना है। इंसिडेंस मींस नए केस पैदा होना। रिड्यूस द नंबर ऑफ टीबी डेथ फ्रॉम दैट इज इन 2015 बाय 90%। जितनी 2015 में टीबी की वजह से डेथ हो रही थी उसकी 90% डेथ कम करनी है, इसका गोल है। और तीसरा, रिड्यूस परसेंटेज ऑफ टीबी अफेक्टेड फैमिलीज फेसिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू टीबी टू 0। और जिस फैमिली में टीबी का पेशेंट है उसको किसी भी प्रकार की मतलब घर से खर्चा नहीं लगना चाहिए, उस पर कॉस्ट भारी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। ठीक है, ये 3 जो उसका खर्चा है वो कम करना है। 3 उसके गोल रखे गए हैं। पहला, नए केस 2015 में जितने थे उससे 80% कम करना। दूसरा, टीबी से होने वाली जो डेथ 2015 में थी उससे 90% कम करनी। और तीसरा, परिवार जो टीबी का पेशेंट है जिसमें और जो जिसका जो खर्चा है वो 0% तक लाना, कम करना उसको खर्चे को। समझ में आ गया तीनों गोल? तीनों गोल याद रह जाएंगे, समझ में आ गया भाई? 80%, 90% और 0 वाला। यस सर। ओके, चलो। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमेंट्स प्रोग्राम के तहत कुछ और बेनिफिट्स दिए गए। बेनिफिट क्या क्या दिए गए? टीबी पेशेंट करंटली रिजाइडिंग इन notified tribal block get one-time financial incentive of ₹750 for supporting their travel to the health facility for diagnosis and treatment। अगर पेशेंट है टीबी का, वो ट्राइबल एरिया से है, नोटिफाइड ट्राइबल ब्लॉक से है, तो वहां पर उसको जांच करवाने और इलाज लेने के लिए जब जाएगा हेल्थ फैसिलिटी पे, तो वहां पर जाने आने का जो खर्चा लगेगा उसका 750 रुपए एक बार दिया जाएगा उसे। कौन से ब्लॉक से? जो ट्राइबल ब्लॉक से हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं, तो 750 रुपए उसका जो ट्रेवल के लिए उसको पैसा दिया जाएगा, 750 रुपए। अगर कोई ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द सपोर्ट ऑफ मीटिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट incurred by the patient and a caregiver for the travel to the drug resistant TB center for investigation and consultation। अगर कोई पेशेंट है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, तो वो पेशेंट आगे जांच कराने के लिए जब जाएगा, ठीक है, उसके साथ उसका केयर गिवर भी जाएगा, साथी भी जाएगा, कोई उसके साथ घर का मेंबर या फैमिली मेंबर जाएगा। तो उन दोनों को जाने के लिए जितना पैसा लगेगा, ट्रेवल चार्ज लगेगा ट्रांसपोर्ट का, जितना ट्रेवल चार्ज जो एक्चुअल चार्ज होगा जो उसके द्वारा वहन किया जाएगा, वो जो चार्ज है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। तीसरा, सपोर्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड टू द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट फॉर द गेटिंग इंजेक्शन फ्रॉम ए नॉन सैलरीड पर्सनल। अगर कोई पेशेंट है टीबी का और उसको इंजेक्शन लगते हैं, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन या कोई भी इंजेक्शन लग रहा है, तो जब इंजेक्शन लगाने के लिए किसी व्यक्ति के पास जब जाएगा, लगाने के लिए किसी पर्सनल कार्मिक के पास, नर्सिंग स्टाफ के पास जब जाएगा, और वो सरकारी नौकरी में नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं है, मींस बेरोजगार है, उससे जब वो लगाएगा इंजेक्शन तो उसका पैसा लगेगा, मींस वो पैसा लेगा। तो जितना उसको पैसा दिया है, इंजेक्शन लगाने का चार्ज दिया है, वो चार्ज भी सरकार वहन करेगी। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे बेनिफिट्स हैं, आपको एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएंगे, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस में तो आपको तुरंत से क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये फायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ और इंसेंटिव्स हैं, जो इन्फॉर्मर इंसेंटिव है, जो सूचना देता है, कहता है ना कि टीबी का पेशेंट है, सूचना देता है डिपार्टमेंट को और उसको भेजता है डायग्नोसिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको इन्फॉर्मर को भी 500 रुपए मिलते हैं। एनी इन्फॉर्मर इज पेड ₹500 ऑन द रेफरल ऑफ ए प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअल डायग्नोसिस विद टीबी। अगर किसी पेशेंट को टीबी का डाउट होता है कि इसको टीबी हो सकती है, तो वो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजता है, उसकी जांच करवाता है, और उसका डायग्नोसिस अगर टीबी आता है तो वो जो भेजने वाला था, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजने वाला था, उस सूचना प्रदाता को 500 रुपए इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव पेड टू द ट्रीटमेंट सपोर्टर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए ड्रग सेंसिटिव टीबी पेशेंट ₹1000। जो डॉट्स प्रोवाइडर जिसकी हम बात कर रहे थे, कि वो अगर पूरा ट्रीटमेंट दिलवाता है, उसे पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है वो पेशेंट, जो फर्स्ट लाइन की ड्रग चल रही थी 6 से 8 महीने की, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है, तो जो व्यक्ति प्रोवाइडर था, जो इसको सपोर्टर कर रहा था,
उसको 1000 रुपए मिलेंगे। नॉर्मली ये आशा काम करती है, ठीक है, तो उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं इसके लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर और एक्सडीआर टीबी, कोई मल्टी ड्रग या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाला पेशेंट था और उसकी इनिशिएशन फेज, ड्यूरिंग द इनिशिएशन फेज जो है उसको 2000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेता है, अगर इनिशिएशन फेज पेशेंट है वो उसका इनिशिएशन फेज कंप्लीट कर लेता है एमडीआर टीबी एक्सडीआर टीबी का, मींस पहले लाइन की ड्रग दवाइयां उस पर काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए एमडीआर टीबी एक्सडीआर टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जो कि 24 से 27 महीने चलता है, 24 to 27 मंथ तक चलता है ये एक्सडीआर एमडीआर टीबी का, ठीक है। तो उसके लिए एमडीआर टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 24 से 27 महीने, याद रखना ये भी। तो अगर इनिशियल फेज पूरा कर लेता है 2000 रुपए मिलते हैं, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है कंटिन्यूस फेज का, ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, है ना, एमडीआर या एक्सडीआर टीबी पेशेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन फेज, ठीक है। इनिशिएशन फेज के बाद कंटिन्यूएशन फेज आता है, जब वो पूरा कर लेगा तो उसे 3000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, दवाइयां भी फ्री में मिलेगी और उसके बाद 3000 रुपए भी मिलेंगे, ठीक है। इनिशियल फेज में 2000, उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज में 3000, टोटल 5000, 1000 रुपए मिल जाएंगे उसको जो सपोर्टर का है उसको। इंसेंटिव टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, प्राइवेट डॉक्टर आर प्रोवाइडेड विद एन इंसेंटिव रुपीज 500 फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट ऑन द निक्षय पोर्टल, ठीक है। जिस तरह वहां लेप्रोसी में था निकुष्ट पोर्टल, इस तरह से टीबी के अंदर है निक्षय पोर्टल। अगर वो डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट देने के बाद पोर्टल पर एंट्री करवा देता है कि भाई ये पेशेंट टीबी का था, मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, मेरे पास आया है पेशेंट, ठीक है ना, वो उस पोर्टल पे अगर एंट्री कर देता है तो उस डॉक्टर को 500 रुपए मिलेंगे। Further, they also get the incentives of the rupees 500 for reporting outcome of the treatment, और उसके बाद 500 रुपए और मिलेंगे जब वो ये रिपोर्टिंग कर देते हैं कि भाई हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया और ये पेशेंट ठीक हो गया, इसका आउटकम ये है ना, आउटकम बता देता है, वट एवर द आउटकम, ठीक हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं है, लेकिन आउटकम बता देते हैं कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, पेशेंट ठीक हो गया या ठीक नहीं हुआ, एमडीआर है एक्सडीआर है, वट एवर द कंडीशन, तो उस समय 500 रुपए और मिलेंगे उसी डॉक्टर को। Incentive to the private chemist. Private chemists are provided with the incentive for the dispensing anti-TB drug free of cost to the patient in the private sector. अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई केमिस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दवाइयां देता है, किसको, पेशेंट को, उससे पैसा नहीं लेता है, तो इस दवाइयां देने के लिए वो जो केमिस्ट है ना, जो फार्मासिस्ट है जो दवाइयां बेच रहा है, उस केमिस्ट को भी इंसेंटिव्स मिलेगा। यू गॉट इट? ये पैसे हैं जो उसमें मिलेंगे, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें इसमें याद रह जाएगी, आप भूलेंगे नहीं इसको वैसे भी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत एक नेशनल कॉल सेंटर बनाया गया जिसका नाम निक्षय संपर्क है। इसका टोल फ्री नंबर है 180011 डेटा 6, ठीक है, 6666, ठीक है, तो 1800116666 इसका टोल फ्री नंबर है। ये क्वेश्चन टोल फ्री से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा निक्षय संपर्क क्या है, तो ये नेशनल कॉल सेंटर है, किसके लिए, NTEP प्रोग्राम के तहत। यू गॉट इट?